स्ट्रिंग इज मासलेस, तो उस केस में आपके स्ट्रिंग के हर पॉइंट का टेंशन सेम होगा। दूसरी चीज यहाँ पर जो पुली होगी, पुली पुली जनरली डिस्क शेप की होती है। पुली की अगर हम बात करें तो अगर अनलेस कुछ भी मेंशन नहीं है तो यू विल कंसीडर द पुली ऑफ डिस्क शेप। आपने कभी वो देखा है, वो कुएं पे, कुआं मतलब वेल, उस पे कभी देखा है आप लोगों ने कि वो जब पानी भरते हैं, मूवीज वगैरह में भी दिखाते थे, अब तो कुआं का नहीं वो सिस्टम है, बट पुरानी मूवी अगर देखोगे तो उसमें कुआं होता है, पानी भरते हैं, तो उसमें एक घिरनी होती है, चक्र घिरनी, देखा है कभी? यस सर। वही पुली होता है, वो Yes. घूमता है और घूमता है, और फिर वो जो बकेट है आपका, उसको आप रस्सी से पकड़ के खींचते हैं तो वो बकेट ऊपर आता है, पानी भर के छोड़ते हैं तो नीचे जाता है ना? तो ऐसी कुछ कुछ बातें हैं, बट फर्क बस इतना है कि जो आपकी रियल पुलीज होती हैं जो आप कुएं पे देखते हो, उसमें मास होता है। और अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं जिन पुलिस की, वो मासलेस होगी। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमारी पुली कैसी रहेगी अभी के डिस्कशन में, मासलेस। अभी तक मतलब इस पुली में मास आएगा तो इसका एक और इफेक्ट आएगा जिसका नाम होता है रोटेशनल इफेक्ट, जो आगे के चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा, जिस चैप्टर का नाम है रोटेशन। तो उससे पहले अभी जो हम पुली पे बात कर रहे हैं, उस चैप्टर आने से पहले जो हम पुली पे बात कर रहे हैं, वो पुली हमारी कैसी है? तो वो पुली हमारी मासलेस है, मासलेस। डिस्क की बात कर रहे हो आप या रोप? पुली पुली मतलब जो डिस्क होता है ना जिसपे रोप घूमता है। अच्छा, ओके सर। ठीक है, ये पुली हमारी कैसी होगी? मासलेस। ये सब लिखवाऊंगा, सिर्फ सुनते रहो पहले, ठीक है? अच्छा, अगर पुली मासलेस है, बिकॉज वी हैव टेकन द पुली मासलेस, तो पुली का जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ऑफ द पुली, वो हमेशा जीरो होगा। और एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो एफ नेट ऑन पुली, नेट फोर्स ऑन द पुली, या एफ नेट ओनली नहीं, सॉरी, एफ नेट ऑन पुली इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। भाई आपको मालूम है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। आपने बोला कि भाई पुली आपकी मासलेस है, तो मासलेस है तो एम की वैल्यू जीरो हो गई। तो एम की वैल्यू अगर जीरो है तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन भी क्या होना चाहिए? जीरो। अगर बॉडी में मास ही नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। और एक्सेलरेशन कब नहीं होगा? जब बॉडी का पे लगने वाले नेट फोर्स की वैल्यू इक्वल हो, मतलब बैलेंस्ड फोर्सेस अगर बॉडी पे लग रहे हो, तो उस केस में बॉडी के अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो हम हर केस में पुली पे नेट फोर्स कैसा लेते हैं? हमेशा जीरो लेंगे। नेट फोर्स ऑन द पुली विल ऑलवेज बी टेकन एज जीरो। दूसरा पॉइंट, एक बात और समझिए इस केस में, कि अगर आपने कोई पुली लिया है और इस पुली के साथ ऐसा स्ट्रिंग लगी हुई होगी, देखा होगा आप लोगों ने, स्ट्रिंग ऐसे कनेक्टेड होता है, इधर एक ब्लॉक कनेक्टेड होता है, अभी यही सब हम सीखेंगे। इधर दूसरा ब्लॉक यस कनेक्टेड होता है, या पुली ऐसे कनेक्टेड होती है ना? अगर आपके स्कूल में पढ़ाया गया हो तो इस केस में आप हमेशा याद रखिएगा कि पुली में कोई रोटेशन नहीं हम कंसीडर करेंगे। देखो, एक्चुअल लाइफ में हम पुली में रोटेशन कंसीडर करते हैं, वी कंसीडर द रोटेशन इन द पुली। बट यहाँ पर जो हमारी पुली है उसमें कोई रोटेशन हम कंसीडर नहीं करेंगे। हम ये अज्यूम करेंगे कि जो रोप है ना, रोप, अगर मान लो माई फिंगर इज बिहेविंग लाइक अ रोप, तो ये पुली ऐसे ही रुकी रहेगी, इस पे सिर्फ रोप स्लाइड करेगा। रोप क्या करेगा? रोप इस पे स्लाइड करेगा, पुली रोटेट नहीं होगी। रियल लाइफ में अगर आप देखोगे तो रियल लाइफ में आपकी पुली रोटेट होती है, ऐसे रोटेट होती है। ये पुली ना रोटेट होती है, रोटेट। भले यस आपको फाइट में नहीं समझ में आ रहा होगा, बट इस बात को समझे, पुली रोटेट होती है रियल लाइफ में। बट अभी बिकॉज वी हैव टेकन द पुली टू बी मासलेस, तो इस पे रोप सिर्फ स्लाइड हो सकता है, पुली विल रिमेन स्टेशनरी, पुली घूमेगी नहीं। पुली में कोई रोटेशनल इफेक्ट नहीं आएगा, पुली घूमेगी नहीं, उस पर सिर्फ ये जो स्ट्रिंग है दैट विल ओनली स्लाइड। स्ट्रिंग स्लाइड होगी, स्ट्रिंग स्लाइड होगी। समझ में आ गई बात? स्ट्रिंग क्या करेगी? स्लाइड होगी। क्लियर है? यस रेहाना बोलो। ठीक है भाई, स्ट्रिंग यस सर। स्लाइड होगी। तो आप मेरी बात ध्यान से सुने सर, अगर आपको ये बातें समझ में आ गई है तो कुछ पॉइंट्स को लिखें। मैं जो पॉइंट लिखवा रहा हूं उसको पहले लिखें, उसके बाद इस तरह के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो पहले जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं वो लिखें। पहला पॉइंट, कि ऑन अ मासलेस स्ट्रिंग, on a massless string on a massless string, tension at every point of the string, on a massless string, tension at every point of the string, on a massless string, tension at every point of the string, tension at every point of the string, tension at every point of the string is same on a massless string.
tension at every point of the string is same. Tension at every point of the string is same. ठीक है, लिख लिया? Yes, sir. आगे इसी में लिखिए आगे इसी में लिखिए टेंशन इन डिफरेंट स्ट्रिंग्स विल बी डिफरेंट. टेंशन इन डिफरेंट स्ट्रिंग्स विल बी डिफरेंट. टेंशन इन डिफरेंट स्ट्रिंग्स विल बी डिफरेंट. टेंशन इन डिफरेंट स्ट्रिंग विल बी डिफरेंट. ठीक है. Yes, sir. दूसरा पॉइंट लिखिए. Acceleration of a massless pulley. Acceleration of a massless pulley. Acceleration of a massless pulley is 0. Acceleration of massless pulley is 0. Acceleration of massless pulley is 0. And net force on it is balanced. Acceleration of massless pulley is 0. And net force on it is balanced. लिख लिया? Net force Yes, sir. is balanced. आगे लिखो. तीसरा पॉइंट. No rotational effect. No rotational effect of massless pulley is considered. ये next point है. हाँ, next point. No rotational effect of massless pulley is considered. No rotational effect of massless pulley is considered. लिख लिया सबने? Yes, sir. चलिए, अब इसमें एक बात और सुनिए. अब ये सारी बातें आपको समझ में आ गई तो आप सुने. सर मान लीजिए ये पुली है और इस पुली पे हमने एक स्ट्रिंग ले लिया. दिस स्ट्रिंग इज सेम. मतलब ये स्ट्रिंग का, ओहो सॉरी, मतलब इस स्ट्रिंग का कुछ पोर्शन इस पुली पे होगा अनडाउटेडली, और दो एंड ऑफ द स्ट्रिंग पे दो ब्लॉक्स बंधे हुए हैं. देयर आर टू ब्लॉक्स व्हिच आर टाइड टू अ स्ट्रिंग. मान लो इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, एंड कंसीडर दैट कि इन दोनों ब्लॉक्स में से m1 इज हेवियर मास देन दैट ऑफ m2. मतलब मास ऑफ m1 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मास ऑफ m2. फिर से सुनो, m1 का मास m2 के मास से ज्यादा है. मास ऑफ 1 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मास ऑफ 2. तब बेटा होगा क्या? जब भी आप इस तरह से किसी ब्लॉक को हैंग करोगे ऑन द, मतलब पुली पे विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग, आप जब भी इस ब्लॉक को ऐसे लटकाओगे तो क्या होगा? m1 का मास ज्यादा है और m2 का मास कम है. देखो m1 पे भी अर्थ, ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, या यू कह लो आप ग्रेविटी लग रही होगी. और m2 पे भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रही होगी? ग्रेविटी. तो m1 पे भी ग्रेविटी पुल कर रही होगी नीचे, और m2 को भी ग्रेविटी पुल करना चाह रही है नीचे. बट क्या होगा तुम बता सकते हो? m1 नीचे जाएगा या m2 नीचे जाएगा? क्या होगा? सोच के देखो. नीचे जाएगा. आप अगर देखेंगे तो m1 नीचे जाएगा और m2 ऊपर जा रहा होगा. अब पहली बात तो ये ऐसा होगा क्यों? Why if m1 is going down तो m2 will have to go up. पहली बात तो ये समझे ऐसा होगा क्यों. ये एडिशनल पॉइंट आप सुने पहले, उसके बाद फिर हम इसके क्वेश्चंस तो कर ही लेंगे. पहले ये पॉइंट भी सुने. देखो बेटा इस बात को समझे. इसको ऐसे तो अगर थोड़ी बेहतर फिजिक्स पढ़ाई जाए तो इसको कहते हैं कॉन्स्ट्रेन. कॉन्स्ट्रेन का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन ऑन मोशन ऑफ वन बॉडी ड्यू टू अनदर. भाई इसको कहते हैं कॉन्स्ट्रेन. कॉन्स्ट्रेन का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन ऑन मोशन ऑफ वन बॉडी ड्यू टू अनदर, या इसको आप ये भी कह सकते हो ज्योमेट्रिकल रिस्ट्रिक्शन. ये सब 11th में नहीं पूछा जाता, बट सिर्फ तुम्हारे लिए बता रहा हूं. ज्योमेट्रिकल रिस्ट्रिक्शन ऑन मोशन ऑफ
one body due to another, एक बॉडी पे ज्योमेट्रिकल रिस्ट्रिक्शन किसके कारण, ड्यू टू विच बॉडी, तो ड्यू टू अनदर बॉडी। क्या मतलब सर, और ऐसा होगा क्यों, तो इस बात को समझिए बेटा। जो भी हम स्ट्रिंग कंसीडर करते हैं ना, जो स्ट्रिंग हम कंसीडर कर रहे हैं, उसकी लेंथ को हम चेंज नहीं कर सकते। मतलब याद रखना हमेशा कि जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ हमेशा फिक्स रहेगी। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इज ऑलवेज फिक्स्ड। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल नॉट चेंज। लेंथ ऑफ a string cannot increase, ये हमेशा याद रखिएगा इस केसेस में। a string cannot increase। स्प्रिंग अगर होता, स्प्रिंग स्प्रिंग तो समझते हो ना, स्प्रिंग अगर होता तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है। स्ट्रिंग के केस में हम लेंथ को इंक्रीज नहीं कराएंगे। मतलब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि स्ट्रिंग इज अनस्ट्रेचेबल। इसका मतलब है कि द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल नॉट चेंज। इसको आप इस तरह से दूसरे शब्दों में ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर मान लो मैंने ये दो ब्लॉक लिया होता और दो ब्लॉक के बीच में, इफ आई वुड हैव कनेक्टेड दीज टू ब्लॉक्स बाय अ रॉड, अगर इन दोनों ब्लॉक को मैंने रॉड से कनेक्ट कर दिया होता, तो क्या रॉड की लेंथ बढ़ती बेटा? इन दोनों को अगर हमने रॉड को से कनेक्ट कर दिया और इसको चलाऊं, तो क्या इस रॉड की लेंथ बढ़ सकती है? पहले ये बताओ। नो सर। भाई नहीं, सब नहीं बोल रहे। कैन द लेंथ ऑफ द रॉड इंक्रीज? नो सर। नो सर। तो वैसे ही आप स्ट्रिंग को भी आप ऐसा ही मानेंगे कि स्ट्रिंग की भी लेंथ इंक्रीज नहीं हो सकती, आपको ये मानना है। यू कैन नॉट इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आप समझो इस बात को। होता क्या है, होता यह है बेटा कि अगर आप इस आगे वाली बॉडी को खींचोगे तो ये आगे चला गया, आपने इस पे फोर्स लगाया तो ये आगे भागा। जब ये भागेगा और अगर ये पीछे वाला ना जाए, इस बात को पहले समझिए आप लोग ध्यान से। ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है। यू हैव अप्लाइड एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन द ब्लॉक ए, और ब्लॉक ए पे फोर्स लगा के आप ब्लॉक ए को आगे पुल कर रहे हो। अगर मान, और देयर इज नो फोर्स ऑन बी, आपने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया, यू हैव अप्लाइड दैट फोर्स ऑन ए, यू हैवंट अप्लाइड दिस फोर्स ऑन बी। अगर मान लो बेटा सिर्फ ए चले और बी नहीं चले, तो क्या होगा? सोच के देखो लॉजिकली। सर या तो स्ट्रिंग टूट जाएगी या फिर मूव नहीं होगा वो। या तो स्ट्रिंग टूटनी चाहिए या इलोंगेट होनी चाहिए, और इलोंगेट हो नहीं सकती हमारे केस में। इलोंगेट हमारे केस में हो नहीं सकती। हमने जो माना है वो, अच्छा वो इलोंगेट कौन होता है? जैसे रबर होता तो इलोंगेट हो जाता है, इलास्टिक्स जिसको कहते हैं, इलास्टिक बैंड होता तो लेंथ इंक्रीज हो जाता है। बट वो जो कैसे? स्ट्रिंग होती है या रोप होती है, वो स्ट्रेच तो नहीं हो सकती ना। तो होता क्या है कि जब ये चलेगा ना, तो इसको भी चलना पड़ेगा। मतलब पीछे वाले ब्लॉक की मजबूरी है कि उसको चलना पड़ेगा। नहीं आया, नहीं चला आ नहीं है बस। नहीं चला तो या तो तुम्ही ने कहा, या तो स्ट्रिंग टूट जाएगी, या फिर ये पॉसिबल ये हो सकता है कि स्ट्रिंग इलोंगेट हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर दो ब्लॉक को आपने रबर से बांधा होता, इफ यू हैव कनेक्टेड द टू ब्लॉक्स विथ अ रबर बैंड, तो क्या होता? अगर आप इसको चलाते और ये नहीं भी चला, तो ये रबर इलोंगेट होता। नहीं आ रहा है? हाँ सर। अच्छा मतलब इन ऑर्डर टू वो रोप ना टूटे तो इसलिए उसको मूव करना वो पड़ेगा। इलोंगेट होगा, बट रोप के साथ ये प्रॉपर्टी, इलोंगेशन की प्रॉपर्टी, नहीं होगी। बोलो, नहीं होगी। तो इसलिए अगर ए चलेगा तो बी को भी चलना पड़ेगा। अगर बी नहीं चलेगा तो या ये तो टूट जाएगा ना, या तो टूट जाएगा या इलोंगेट होने की कोशिश करेगा, और इलोंगेट तो हो ही नहीं सकता ये। और बिकॉज ये इलोंगेट नहीं हो सकता तो टूट जाएगा। तो इसका मतलब कब नहीं टूटेगा? जब ये चले तो ये भी उसी डायरेक्शन में चले। नॉट ओनली उसी डायरेक्शन में चले, अगर ये चल रहा है वी वेलोसिटी से, तो इसको भी चलना पड़ेगा वी वेलोसिटी से, ताकि ये जो दोनों स्ट्रिंग के बीच की लेंथ है वो हमेशा फिक्स रहेगी। नहीं समझे? ये बात ऐसे समझो ऋषिक भाई कि अगर मान लीजिए ये आगे वाला बंदा और ये मैं हूं, या पीछे वाला बंदा, और हम दोनों के बीच की दूरी 10 मीटर है। अगर आई वॉन्ट टू कीप माई डिस्टेंस और कीप आवर डिस्टेंस टू बी 10 मीटर ओनली, और आगे वाला अगर चलने लगेगा और मुझे ये डिस्टेंस 10 मीटर ही रखना है, आगे वाला चलने लगे 2 मीटर पर सेकंड से, और मैं अगर नहीं चलूंगा, तो क्या ये डिस्टेंस 10 मीटर रह पाएगा या इंक्रीज होगा? सर ये इंक्रीज हो जाएगा अगर नहीं चले। तो कब ये चेंज नहीं होगा? तभी नहीं होगा जब ये बी भी चले, और नॉट ओनली चले, ये भी उसी वेलोसिटी से चले जितने से ये चल रहा है। यस सर। समझ रहे हो? इसी तरह से बेटा ये जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है उसकी मैक्सिमम लेंथ है मान लीजिए एल। अब अगर ये आगे वाला चला तो ये स्ट्रिंग की लेंथ एल ही रहनी है ना। ये तो तभी पॉसिबल हो सकता है जब बी भी चले और उसी वेलोसिटी से चले जिस वेलोसिटी से ए चल रहा है। हैव यू अंडरस्टूड? यस सर।
इसी को कॉन्स्ट्रेन कहते हैं। कॉन्स्ट्रेन क्या हुआ यहाँ पर कि रेस्ट्रिक्शन हो गया। किस पे रेस्ट्रिक्शन हुआ यहाँ पर? बी पे, कि बी को चलना ही पड़ेगा ए की डायरेक्शन में, और कितनी वेलोसिटी से? जितनी वेलोसिटी से ए चल रहा है। सिमिलरली अगर इसके एक्सेलरेशन की बात करो, अगर ये एक्सेलरेट होता तो जितना एक्सेलरेशन से ये एक्सेलरेट होगा उतनी एक्सेलरेशन से ये चलेगा। अदरवाइज क्या होगा ऋषिक? दोनों के बीच की स्ट्रिंग इलोंगेट होना चाहेगी, जो कि हो नहीं सकती। तो टू कीप द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टू बी फिक्स्ड, अगर एक ही स्ट्रिंग के दो एंड पे दो बॉडी है और एक चल रहा है तो दूसरे को भी चलना पड़ेगा। अब अगर आपको ये विजुअलाइजेशन क्लियर है तो आप इस बात को समझिए। अब आप इमेजिन करिए कि अगर ये वाला ब्लॉक, चूंकि इस पे ग्रेविटी लग रही है तो ये नीचे भागा, है ना? ग्रेविटी M2G पे भी लग रही है, बट M1G जो है वो ज्यादा है। बेटा सुन रहे हो या समझ भी रहे हो? यस सर, समझ गई। ग्रेविटी का फोर्स किस पे ज्यादा लग रहा है, M1 पे या M2 पे? तो ग्रेविटी का फोर्स M1 पे ज्यादा है ना बेटा। यस सर। तो नीचे ये भागेगा। जैसे ये नीचे जाएगा, अगर सिर्फ ये नीचे जाए तो स्ट्रिंग टूट नहीं जाएगी, क्योंकि इलोंगेट तो हो ही नहीं सकती। तो M2 को क्या करना पड़ेगा? M2 को ऊपर जाना पड़ेगा ताकि इस स्ट्रिंग में कोई इलोंगेशन डेवलप नहीं हो। ऋषिक, डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। मतलब अगर M1 नीचे आया बाय अ डिस्टेंस ऑफ x, तो उतने ही टाइम में M2 विल हैव टू मूव अप बाय द सेम डिस्टेंस ऑफ x। तभी तो जितना ये नीचे आया उतना ही ये ऊपर गया, तभी तो ये लेंथ विल रिमेन कांस्टेंट। मान लो अगर M1 ज्यादा चला और M2 कम चला, तो इसका मतलब स्ट्रिंग इलोंगेट हो रही है, जो कि हो ही नहीं सकती। नहीं आया रे, नहीं आया, नहीं आया। यस सर, आइए। सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। मतलब अच्छा, ये हमेशा ऐसा नहीं है कि दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन से होगा, मगर अगर एक ही स्ट्रिंग है और एक स्ट्रिंग के दो एंड पे ब्लॉक्स लगे हुए हैं इन केसेस में, तो दोनों का एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा? सेम होगा। अग्रीड? ये मैं निकालने का तरीका भी बता दूंगा कि कैसे आप एक्सेलरेशन का रिलेशन निकाल सकते हैं, बट अभी तो बेसिक के लिए आप ये समझिए कि एक ही स्ट्रिंग के दो एंड पे ये ब्लॉक है, तो जितना एक नीचे जाएगा उतना ही दूसरे को ऊपर जाना पड़ेगा। दोनों नीचे नहीं जा सकते, ठीक है? दोनों क्यों नहीं नीचे जा सकते? क्योंकि अगर दोनों ही नीचे चलने लगे तब भी स्ट्रिंग इलोंगेशन करने की कोशिश करेगी, जो कि कर नहीं सकती। ठीक है सर, तो आप ध्यान से सुनिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अब इसको समझते हैं। अब इन केसेस में या इन क्वेश्चंस में आपको क्या पूछते हैं, तो ध्यान से सुनो। आपको दो चीजें पूछेंगे। आपसे पूछेंगे एक्सेलरेशन विद विच द ब्लॉक्स विल मूव, और दूसरी चीज आपसे पूछते हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है? तो जब भी ऐसा पूछा जाए, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे आप? फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बनाएंगे बच्चों? फ्री बॉडी डायग्राम। M2 को अलग कर दीजिए और M1 को अलग कर दीजिए। ये डायग्राम समझिए। M1 पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है? आप लोग सिखाओगे मुझे। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन M1 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन? M1G। भाई जिनको नहीं समझ में आया वो सुनो। मास है तो mg तो होगा ही, और mg की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है। जो जिनको नहीं समझ में आया फिर से सुने। अगर बॉडी में मास है तो ग्रेविटी लगेगी, और ग्रेविटी की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होती है। समझे? यस सर। हाँ यस सर। सर। तो इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा M1G। अब इस बात को मुझे बताओ, इस पे फोर्स लगा M1G जो अर्थ लगा रहा है। अच्छा, ब्लॉक कनेक्टेड है विद द स्ट्रिंग और ब्लॉक इज टाइड टू द स्ट्रिंग। तो अगर सोचो कि आप एक रस्सी पकड़ के अगर लटके हुए हैं, आप इमेजिन करिए यू आर टाइड टू अ स्ट्रिंग एंड यू आर हैंगिंग विद द हेल्प ऑफ दैट स्ट्रिंग। तो आप स्ट्रिंग को किधर खींच रहे होगे, ऊपर या नीचे? फिर नीचे। नीचे। तो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो स्ट्रिंग आप पे किधर फोर्स लगाएगा? ऊपर। और स्ट्रिंग जो फोर्स लगाता है उसको टेंशन कहते हैं। याद आया? यस सर। यस सर। और मैंने लास्ट क्लास में एक और चीज बोला था, 3-4 बच्चे ही कनेक्टेड थे शायद लास्ट क्लास में, तब भी मैंने एक चीज बोला था कि डजेंट मैटर आप नीचे जाओ या ऊपर जाओ, आप स्ट्रिंग को यू विल ऑलवेज पुल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड बिकॉज यू विल पुल द स्ट्रिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, द स्ट्रिंग विल पुल यू इन द अपवर्ड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखो M2 पे क्या फोर्स लग रहा होगा? M2G।
अच्छा M2 जा रहा है ऊपर, बट M2 भी स्ट्रिंग को किधर खींच रहा होगा? इन विच डायरेक्शन डू यू थिंक M2 वुड बी पुलिंग द स्ट्रिंग? अपवर्ड या डाउनवर्ड? Downward. स्ट्रिंग पे M2 किधर फोर्स लगा रहा होगा? Downward. M2 पे भी स्ट्रिंग फोर्स किधर लगा रहा होगा? नीचे. इट डजंट मैटर कि वेदर यू आर टाइड टू अ स्ट्रिंग एंड वेदर यू आर गोइंग डाउनवर्ड्स और अपवर्ड, दोनों सिचुएशन में आप हमेशा स्ट्रिंग को किधर खींचते हैं? तो हर सिचुएशन में आप स्ट्रिंग को नीचे ही खींचते हैं. बात समझ में आई? Yes, हर sir. सिचुएशन में आप स्ट्रिंग को किधर खींचते हैं? नीचे ही खींचते हैं. तो M2 पे भी स्ट्रिंग किधर टेंशन लगाएगा? कैन यू टेल मी? सर स्ट्रिंग अपवर्ड. किधर? बिल्कुल सीधी बात. देखो अगर ब्लॉक, फिर से समझ लो, ब्लॉक इज पुलिंग द स्ट्रिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो स्ट्रिंग इन रिटर्न विल अप्लाई द फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. कौन से लॉ के अकॉर्डिंग? तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. बात समझ में आ गई आपको? ठीक है. बिकॉज टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो इसलिए ऐसा होगा. तो इस पे भी टेंशन किधर लगेगा? ऊपर. अच्छा M1 किस डायरेक्शन में जा रहा है? M1 इज इट गोइंग अपवर्ड और डाउनवर्ड? व्हाट डू यू से? Sir, M1. हाँ M1. हेवियर कौन है? जो हेवियर है वो नीचे जाएगा, जो लाइटर है वो ऊपर जाएगा. समझ रहे हो सर M1 बच्चों? डाउनवर्ड. M1 डाउनवर्ड. ये A एक्सेलरेशन से गया. तो अभी मैंने बताया आपको कि M2 का भी एक्सेलरेशन सेम ही होगा. क्यों सेम होगा? रीजन आपको मैंने क्लियर किया है अभी थोड़ा सा. अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रेंट, है ना? अब देखो, अब कुछ नहीं करना. अब जब ये फोर्सेस बन गए, यही फोर्सेस हैं जो लग रहे हैं, तो जब ये फोर्सेस आपने ड्रॉ कर लिया, तो अब आप इक्वेशन लिखिए. इक्वेशन क्या लिखिएगा? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. टेंशन सेम होगा दोनों केस में जो लग रहा है. बिल्कुल, मैंने बोला ना स्ट्रिंग सेम है ऋषिक. तो एज लॉन्ग एज यू आर हैविंग द सेम स्ट्रिंग, द टेंशन इन एट एवरी पॉइंट ऑफ द सेम स्ट्रिंग विल बी सेम. स्ट्रिंग कैसी है? मासलेस है और सेम स्ट्रिंग है. तो मासलेस हो और सेम हो तो उस केस में टेंशन एट एवरी पॉइंट विल बी सेम. समझे ऋषिक भाई? Yes, sir. अब इसके बाद देखो क्या लिखना है. हमें लिखना है ये वाली इक्वेशन, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो ब्लॉक M1 पे कितना फोर्स है? एक M1G है और एक T है, और ब्लॉक जा रहा है नीचे. तो आप लोग लॉजिकली बताइए, तो ब्लॉक पे दो फोर्स लग रहा है एंड ब्लॉक इज गोइंग डाउनवर्ड्स. तो M1G ग्रेटर होगा या T ग्रेटर होगा? विच ऑफ द टू वुड बी ग्रेटर? M1G. M1G. M1G ऑफ कोर्स. तो आप क्या लिखेंगे? M1G माइनस ऑफ T इज इक्वल टू M1A. क्लियर? और ब्लॉक M2 पे देखो, कौन सा फोर्स ग्रेटर है, T या M2G? T. T. तो T माइनस ऑफ M2G इज इक्वल टू M2A. अब दो इक्वेशन हमने बना लिया. हमारे पास अननोन कितने हैं? तो वी हैव टू अननोन्स. दो अननोन है, दो इक्वेशन है. फिर से सुनिए, वी हैव टू अननोन एंड टू इक्वेशंस. सॉल्विंग दिस टू इक्वेशन इज नॉट अ बिग डील. माइनस टी प्लस टी कैंसिल हो जाएगा, सिंपली ऐड कर दो इन इक्वेशंस को. तो you will get M1G minus of M2G is equal to M1A plus of M2A. तो यहां से हम A कॉमन ले सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, M1G minus of M2G is A M1 plus of M2. तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी? A की वैल्यू आ जाएगी M1G minus of M2G divided by M1 plus of M2. Is it clear? सर एक चीज पूछते हैं. यस सर. पूछिए पूछिए. सर एक्सेलरेशन का साइन दोनों में हम पॉजिटिव ले रहे हैं. इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम कोई वेक्टर का साइन यूज नहीं कर रहे हैं. बिल्कुल सही सवाल. सुनो ऋषिक, यहाँ पर हम किसी क्वांटिटी में वेक्टर का साइन यूज नहीं कर रहे हैं. अदरवाइज M1G इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट इज अ फोर्स. हम सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज कर रहे हैं. इसीलिए मैंने बोला कौन बड़ा है उसमें से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करो. नहीं आ रहा? यस सर. तुम्हारा एकदम क्वेश्चन वैलिड है, लेकिन हम यहाँ पर किसी को भी वेक्टर फॉर्म में लिख ही नहीं रहे हैं बेटा, वरना वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा. तो इसलिए हम हमेशा क्या करेंगे ऐसे केसेस में, जो ग्रेटर फोर्स है उसमें से स्मॉलर फोर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेना. ठीक है? तो वो खुद ही जस्टिफाई कर देगा एक्सेलरेशन को. ओके सर. ओके, तो ये एक्सेलरेशन निकल आया. नाउ इफ वी पुट दिस एक्सेलरेशन इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ टेंशन. तो टेंशन निकल आएगा वहां से.
Yes, sir. डन, सबने नोट कर लिया Sir, क्या? done. Yes, sir. ठीक है, तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं रटना है, यू जस्ट नीड टू, ये कोई फॉर्मूला मैंने ड्राइव नहीं किया माइंड यू जस्ट हैव नीड टू रिमेंबर दीज मतलब के मेथड। अच्छा, इसमें भी ना एक्सेलरेशन, अगर सिर्फ मुझे एक्सेलरेशन निकालना, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तब तो ये ऐसे ही करना है जैसे मैं बता रहा हूँ, बट मैं तुम्हें एक शॉर्ट पॉइंट बता रहा हूँ कि अगर दो ब्लॉक हो और ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन सेम हो, तो इस बात को समझो, लॉजिकली समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो इसको ना मैं ऐसे भी कर सकता था, मुझे एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे दो इक्वेशन की जरूरत नहीं है, मैं बिना इक्वेशन बनाए भी बता सकता हूँ। कैसे? देखो, ये जो पूरा सिस्टम है ना जो लटका हुआ है, ये देखना है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ये वाला जो सिस्टम है जो लटका हुआ है, एक मिनट वीडियो ऑन करने दो, ये वाला जो सिस्टम है ना जो ऐसे हैंग्ड है, इसको आप ऐसे समझो, दोनों तो सेम एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, तो इसको ना आप ऐसे रख लो हॉरिजॉन्टल, जैसे मैंने रखा है, ये M1 और M2 ऐसे लटके हुए थे, उसको मैंने ऐसे कर दिया है, नहीं समझे, ये ऐसे लटके हुए थे, उसको हॉरिजॉन्टल रख दिया, यार नहीं आ रहा। Yes, sir. Yes, sir. और M1 पे जो फोर्स है M1G उसको इधर दिखा दो, और M2G जो फोर्स है वो इसको इधर दिखा दो। समझ रहे हो आप मेरी बात? Yes, sir. भाई ये समझ आया ऋषिक क्या किया मैंने? हाँ सर, समझ गया मैं। ये जो ऐसे लटके हुए ना उसको हॉरिजॉन्टल कर दो, ऐसे ऐसा उठा के ऐसे हॉरिजॉन्टल कर दो, तो M1G राइट की तरफ हो जाएगा, M2G लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। करके देखो एक बार, इमेजिन करो। अब देखो, बिकॉज दोनों सेम एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, तो लास्ट क्लास में जो भी दो तीन बच्चे कनेक्टेड थे उनको मैं बता दूं, उनको शायद याद आ जाए कि मैंने शायद इस केस में आपको सिखाया होगा कि हम एक्सेलरेशन डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। सर मास ऐड करके फिर उसको Yes. हाँ, Mass. दोनों को आप एज अ सिंगल बॉडी ट्रीट कर लीजिए, M1 प्लस ऑफ M2 कर दीजिए इसको, इधर एक्सटर्नल फोर्स है M1G, इधर एक्सटर्नल फोर्स है M2G, और ये जा रहा है इधर, ठीक है, जो भी ग्रेटर उसकी डायरेक्शन में चला दो, तुम्हें पता तो होगा ही कौन ग्रेटर है भाई, जिसका मास ज्यादा उसका फोर्स ज्यादा। तो अब एक्सेलरेशन क्या लिखो, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो नेट फोर्स कितना है M1G माइनस ऑफ M2G डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है M1 प्लस M2। देखो यही आंसर आया होगा उस इक्वेशन बना के भी। Yes, sir. ये इस तरह से भी शॉर्टकट हम लगा सकते हैं, बट यस दिस शॉर्टकट हैज इट्स लिमिटेशन। ये तभी एप्लीकेबल होगा जब ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन सेम हो। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडीज आर नॉट सेम तो फिर ये एप्लीकेबल नहीं है भाई। ये तभी एप्लीकेबल है जब एक्सेलरेशन सेम हो, मतलब इन बच्चों वाले सिचुएशन में तो ये एप्लीकेबल है। सर ये मास हो जाएगा, स्ट्रिंग का तो नहीं होगा एप्लीकेबल। हाँ, ये स्ट्रिंग का मास हो जाए तो फिर थोड़ा सा बदलाव आएगा, बट अभी तो मासलेस स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। मास ऑफ द स्ट्रिंग भी आ जाएगा तो उसका मास भी ऐड हो जाएगा। खैर ये नोट कर लिया, आगे बढ़े बेटा। Yes, sir. कर लिया. ठीक है, बिना फॉर्मूले पे पुट किए, डोंट प्लीज, ये तुम्हारी ऑनेस्टी पे डिपेंड कर रहा है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, यू जस्ट हैव टू टेल, यू नीड टू टेल मी द आंसर फॉर दिस। कोई फॉर्मूले पे नहीं रखना है वैल्यूज को, खुद से इक्वेशन बनाओ और फिर से पूरा सॉल्व करो जैसे मेथड सिखाया है। मान लीजिए दिस ब्लॉक इज ऑफ 4 किलोग्राम, मान लीजिए दिस ब्लॉक इज ऑफ 2 किलोग्राम, तो ऑब्वियसली वन विल गो डाउनवर्ड्स एंड अनदर वन विल हैव टू मूव अपवर्ड्स। ठीक है, तो आपको फिर से वही बताना है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी और टेंशन की वैल्यू क्या होगी। हरी अप, without taking the help of the previous problem, solve it by forming two equations and then give me the result for this.
सर चैट पे आंसर देना है। नहीं, इफ यू डोंट वांट टू सेंड आंसर, नो इशू, आप जस्ट आंसर मैच कर लीजिएगा। वैसे ऋषिक हैज सेंड मी द आंसर के एक्सेलरेशन इज 10/3 एंड टेंशन इज 80/3। चलो लेट मी चेक, लेट मी सॉल्व इट फर्दर। देखते हैं कि भाई इस पे दोनों ब्लॉक का पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए आप। वैसे एक बार आपको प्रैक्टिस हो जाए तो अलग अलग करके नहीं भी दिखाओगे तो भी फर्क नहीं पड़ता, उसी जहां पे ब्लॉक लटके हुए वहां भी दिखा सकते हो। खैर, तो मैं आपको बताता हूँ, ये 4 किलोग्राम का ब्लॉक है। इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में 40, ऊपर की तरफ टेंशन। डजेंट मैटर कि वेदर द ब्लॉक गोज अप और डाउन, हमेशा जो टेंशन होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा ब्लॉक पर। इधर ये टेंशन टी और इधर जो ये फोर्स है 20। Undoubtedly ये वाला block, because this 4 kilogram is heavier, this will go down, and this block of 2 kilogram being lighter will go move up. मजबूरी है उसकी, करना पड़ेगा उसको because of constraint। तो देखो अब इस पे इक्वेशन लिखे तो हम लिखेंगे 40 minus of t is equal to 4 times of a, और इस पे हम अगर लिखें तो we'll write it as t minus of 20 is equal to 2 times of a. This is my second equation. t and t will cancel out when you will add them up. तो ये 40 माइनस ऑफ 20 विल बिकम 20 इज इक्वल टू 6a। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ a दैट आई एम गेटिंग हियर। अब दूसरा टेंशन निकालना है, तो टेंशन कोई सी भी इक्वेशन यूज कर लो। मान लो कि आई एम पुटिंग दिस, पुट a इन 2, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, तो t माइनस ऑफ 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 10/3। ठीक है सर, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, t इज इक्वल टू 20 को टेक इट टू द राइट साइड, तो 20/3, तो टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60/3 न्यूटन। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ टेंशन। हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट दिस आंसर अदर देन ऋषिक? ऋषिक का तो ये आंसर आया, उसके अलावा किसी और का? अध्ययन, हैव यू गॉट दिस आंसर? सर मेरा उर्वशी हैज गॉट द सेम आंसर, वेरी गुड उर्वशी। एंड हु एल्स हैज गॉट दिस आंसर? सर मेरा और भी किसी का? सर वो 80 मेरा होगा, बोले आपने तो 60 लिख दिया। सॉरी, Yes, मेरा बोले तो और किसका सर नाम मैं बोलो, नाम। एक्सीलेशन निकला था, अभी टेंशन नहीं निकला था। अच्छा, तो जल्दी से नोट करिए, जिनका नहीं आया था जल्दी नोट करें। हो गया? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दिस वन ऑल्सो। ये एक ऐसा टेबल है, यहाँ पर एक पुली लगी हुई है, you have a block here and you have another block here. The second block is hanged and the first block is kept on the surface. This block is of mass 6 kilogram, this block is of mass 2 kilogram. अच्छा, what will happen? क्या होएगा? 6 kilogram, in which direction do you think 6 kilogram will move? 6 kilogram किस डायरेक्शन में मूव करेगा? डाउनवर्ड। 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 और 2 किलोग्राम किस डायरेक्शन में मूव करेगा? अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइट या लेफ्ट? राइट। 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 तो देखो मैं एक चीज पहले ही आपको बता देता हूं कि 2 किलोग्राम, बिकॉज इट विल मूव ओनली इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट, और यू कैन से टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इस पे जो वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस है ना, उसको आप नहीं भी शो करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आ रही बात समझ में? बिकॉज द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज नॉट हैविंग एनी मोशन, इसका मतलब है कि उस डायरेक्शन में अगर फोर्सेस लग भी रहे हैं तो दे आर बैलेंस्ड। तो हमें बेसिकली उस डायरेक्शन से मतलब ही नहीं है जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव नहीं कर रही है। अब इसमें भी आपसे पूछा जाएगा एक्सेलरेशन बताओ, टेंशन बताओ, तो ऋषिक ट्राई करोगे या शुड आई सॉल्व? सर ये हो जाएगा, ट्राई कर लेते हैं। ये बिल्कुल हो जाएगा, तो इसलिए देखिए।
ओके, मेरे पास ऋषिक का आंसर आ गया है। बाकी बच्चे थोड़ी जल्दी करें, फिर मैं बताऊंगा। चलो देखो, ये 2 kg वाला ब्लॉक एंड दिस इज ऑफ मास 6 किलोग्राम। अब ऑब्वियसली बात है कि 6 किलोग्राम में वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स है दैट वुड बी 60 m into g, तो 6 into 10 will be 60। ये ब्लॉक इट वुड बी पुलिंग दिस रोप डाउनवर्ड्स, तो इन रिटर्न ये रोप इस पे किधर फोर्स लगाएगा, अपवर्ड्स, दैट वुड बी टेंशन। अब देखो, बिकॉज दिस एंड ऑफ द रोप इज गोइंग डाउन, ये वाला एंड नीचे जा रहा है, तो होगा क्या सर, अगर इफ दिस एंड इज गोइंग डाउनवर्ड्स तो ये अपने दूसरे वाले एंड को आगे पुल करेगा। भाई आगे ये इसलिए पुल करेगा क्योंकि अगर ये आगे नहीं बढ़े, अगर मान लो 2 kg वाला ब्लॉक इट डजंट स्लाइड्स टुवर्ड्स राइट, तो उस केस में क्या होगा कि इस स्ट्रिंग में इलोंगेशन की टेंडेंसी डेवलप हो जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 2 kg पे रिस्ट्रिक्शन ये है कि इट विल हैव टू मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इस पे इधर की डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा दैट वुड बी द टेंशन। इज इट क्लियर? प्लीज टेल मी। this block is going downwards, this has to go towards right, तभी ये string की length will remain same। Yes, sir. सबको समझ में आया? भाई the main point is कि length of the string between the two blocks has to be same always, it can not increase। ये तो तभी possible है जब 6 किलोग्राम वाला block which is connected to one end of the string, if it is moving down, तो 2 किलो वाले ब्लॉक को भी आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। वरना तो फिर अगर if only 6 kg is moving and 2 kg is not moving, तो इसका मतलब है either string will break or it will have a tendency of elongation, और स्ट्रिंग elongate नहीं होती तो टूट ही जाएगी भाई, तो टूटना नहीं है इसको, वो आगे खींचेगा ही। तो आप देखिए, इस पे दो इक्वेशन है, बहुत आसान सा है। इस वाले ब्लॉक के लिए लिखेंगे आप, तो इट इज ओनली हैविंग वन फोर्स, तो T विल बी इक्वल टू 2a इज वन ऑफ द इक्वेशन, और दूसरे वाले ब्लॉक पे लिखेंगे तो 60 माइनस ऑफ T इज इक्वल टू कितना, 6a। दिस इज माय सेकंड इक्वेशन, 60 माइनस T इज इक्वल टू 6a इज माय सेकंड इक्वेशन। दोनों को ऐड कर दीजिए तो 60 इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ a, तो a की वैल्यू कितनी होगी, 60 by 8, दैट इज इक्वल टू 15 by 2। meter per second square। Once you have got the acceleration, you can find the value of tension। Tension is nothing but 2 into a कर दो, तो 15 by 2, sorry 15 by 2, so 2 and 2 will cancel out and this will become equal to 15 Newton। Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. एक और क्वेश्चन इस फॉर्म का करते हैं। देखिए सर, ये मान लीजिए ये ब्लॉक है और यहाँ पर we have two another blocks connected to the strings। अब यहाँ पर ऋषि एक बात पे ध्यान देना, we are having two different strings। ये वाली जो स्ट्रिंग है दिस इज डिफरेंट स्ट्रिंग, एंड वो वाली जो स्ट्रिंग है ब्लैक वाली दैट इज द सेम स्ट्रिंग। ठीक है, मतलब यहां से यहां तक स्ट्रिंग इज सेम, ये यहां तक स्ट्रिंग इज सेम, एंड ये वाला जो दोनों ब्लॉक्स लटके हुए हैं इनके बीच की जो स्ट्रिंग है दिस इज डिफरेंट। तो ये मान लीजिए कि यहाँ पर ये वाला जो ब्लॉक है, ये मान लीजिए 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, ये 4 किलोग्राम का ब्लॉक है, एंड अस्यूम दैट दिस इज ऑफ 1 किलोग्राम, ये ब्लॉक्स के मासेस हैं, ऐसा अज्यूम कर लीजिए। तो आपको फिर से क्वेश्चन में पूछा गया कि यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन एंड टेंशन। सवाल अभी भी वही है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड टेंशन इन स्ट्रिंग्स। अब ये क्वेश्चन मैं खुद ही सॉल्व करूंगा, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड। देखो सर, सबसे पहली बात, अगर राइट साइड पे देखो तो यू आर हैविंग टू ब्लॉक्स अटैच्ड,
तो इसका मतलब राइट साइड पे जो ग्रेविटी लगेगी वो लेफ्ट वाले साइड की ग्रेविटी से तो ज्यादा है। क्या कहते हो बच्चों? यस सर। Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है? इसका मतलब अल्टीमेटली सिस्टम, हाउ द सिस्टम विल मूव, so this 2 and 4 kg will move together in the downward direction, so 1 kg will move in the upward direction. समझ में आया? ये जो दोनों ब्लॉक हैं, the mass of these two blocks being 6 kg, these two blocks will move downwards, और ये जो 1 किलोग्राम है वो किधर मूव करेगा? अपवर्ड। आपको समझ में आई मेरी बात? Yes, sir. ऋषिक बोल नहीं रहे हो, सॉल्व करने लगे क्या? ऋषिक? यस सर मैं सॉल्व कर रहा था। हाँ, अब FBD देखें आप लोग इसका। ये मान लीजिए 4 किलोग्राम, दिस ब्लॉक इज ऑफ मास 2 किलोग्राम एंड दिस ब्लॉक इज ऑफ मास 1 किलोग्राम। अंडरस्टैंड द FBD। 4 किलोग्राम पे नीचे कितना फोर्स है? बोलो खटाखट बोलो एकदम। 4 किलोग्राम पे डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स 40। 4 किलोग्राम पे डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स 40। अच्छा, ये 4 किलोग्राम इस रेड वाली स्ट्रिंग को किधर खींच रहा होगा? इन विच डायरेक्शन डू यू थिंक द रेड स्ट्रिंग विल बी पुल्ड बाय दिस 4 किलोग्राम? So downward direction. डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ऊपर क्या लगेगा? ऊपर लगेगा टेंशन, बिकॉज ये 4 किलोग्राम, ये वाला जो 4 किलोग्राम है वो इस स्ट्रिंग को नीचे खींचेगा, तो स्ट्रिंग इसको किधर खींचेगी? ऊपर, है ना? तो ये नीचे 40 है तो ऊपर क्या होएगा? टेंशन। ठीक है। अब 2 किलोग्राम वाले पे देखो, 2 किलोग्राम पे इज देयर ओनली वन स्ट्रिंग टाइड टू 2 किलोग्राम, या ऑन टू साइड्स दो स्ट्रिंग बंधी हुई है इस 2 किलोग्राम से? क्या बोलते हैं आप लोग? Two strings. दो स्ट्रिंग है। अब देखिए इस वाले एंड को अगर आप देखिए 4 किलोग्राम नीचे जाएगा तो 4 किलोग्राम के साथ जो स्ट्रिंग टाइड है ना वो अपने दूसरे एंड को भी नीचे पुल करेगी। मानते हो इस बात को? Yes, sir. Yes, sir. भाई आप अगर मान लीजिए कि आप किसी का पांव पकड़ के लटके हुए हैं, आप अगर नीचे जाने लगेंगे तो जिसका आपने पांव पकड़ा है उसको भी तो आप नीचे खींचेंगे ना। तो Yes, इसी तरह से ये वाला जो है ना, ये वाला रेड वाला स्ट्रिंग वो इस पे टेंशन लगा रहा होगा नीचे की डायरेक्शन में। तो जब इस पे टेंशन लगेगा नीचे की डायरेक्शन में तो 2 किलो वाला नीचे भागना चाहेगा। तो इन दिस प्रोसेस ये 2 किलो वाला अपने ऊपर वाली स्ट्रिंग को भी नीचे खींचना चाहेगा। मानते हो? 2 किलोग्राम को रेड किधर खींच रहा है? नीचे। तो 2 किलोग्राम ब्लैक वाली स्ट्रिंग को किधर खींचना चाहेगा? नीचे। तो ब्लैक वाली बदले में इस पे फोर्स किधर लगाएगी? ऊपर। पहले ये बताओ, ये समझ में आया? तो sir. I. यस सर आ गया। ठीक है। अच्छा, black string and the red string are not the same strings, they are two different strings। तो black string में जो टेंशन है उसको कुछ और मानिए, उसका नाम मान लीजिए T1। सही? Yes, अगर sir. ब्लैक स्ट्रिंग में एक पॉइंट पे टेंशन T1 माना है तो हर पॉइंट पे T1 ही रहेगा। अच्छा, 1 किलोग्राम पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं? 1 किलोग्राम को देखो यहाँ पर, तो 1 पे नीचे की तरफ 10 लगेगा, 1 into G, और ऊपर क्या लगेगा? ऊपर लगेगा T1। पहले ये तीनों ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम को आप लोग ऑब्जर्व करें। ये वाला A से नीचे जा रहा है, ये भी A से नीचे जा रहा है, एंड दिस वन इज गोइंग अपवर्ड विथ A। लुक एट द फ्री बॉडी डायग्राम। इफ यू हैवंट अंडरस्टूड एनीथिंग प्लीज आस्क। Sir, clear. क्लियर है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा 4 किलोग्राम पे इक्वेशन लिख रहा हूं, देखो 40 माइनस ऑफ T इज इक्वल टू 4 है, बिकॉज 40 और T में कौन बड़ा होगा? 40 विल बी ग्रेटर। सर आपको कैसे पता कि 40 इज ग्रेटर? सर मुझे इसलिए पता है क्योंकि 40 की डायरेक्शन में ब्लॉक मूव कर रहा है, तो 40 हैज टू बी ग्रेटर। दूसरा, इस वाले ब्लॉक को देखिए 2 किलोग्राम वाले पे, तो 2 किलोग्राम वाले पे देखेंगे तो T विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ T1, तभी तो ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, तो दिस विल बी इक्वल टू 2A। एंड द थर्ड इक्वेशन दैट आई एम हैविंग हियर इज 10 माइनस ऑफ T1 is equal to कितना? 10 minus of T1 is mass of this block is 1 multiplied by A. This is my third equation. Say something. Have you understood this or not? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, मैं बता देता हूं क्या करो। ऐड 1 and 2। 1 और 2 को अगर आप ऐड करोगे तो 40 minus of T is equal to 4A, T minus of T1 is equal to 2A,
तो t से t विल कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 40 माइनस ऑफ t1 इज इक्वल टू 6। ये एक इक्वेशन बन जाएगी, लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 4। तो अगर ये इक्वेशन आ गई तो अब देखो ये फोर्थ भी इट इज ओनली इन टर्म्स ऑफ t1 एंड 3 इज ओनली इन टर्म्स ऑफ t1, तो ऐड 3 एंड 4 नाउ। 3 और 4 को ऐड करो तो 10 माइनस ऑफ t1 इज इक्वल टू a, 1a कैन आल्सो बी रिटन एज सिंपली a। और यहां पर आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो यहां पर ये वाली जो इक्वेशन आई है दिस इज 40 माइनस ऑफ t1 इज इक्वल टू 6 है। अब ऐड नहीं बल्कि सबट्रैक्ट करो इसको ना, सबट्रैक्ट, ठीक है, ताकि हम t1 को कैंसिल कर सके ना। सबट्रैक्ट 4 फ्रॉम 3। सबट्रैक्ट करोगे तो नीचे वाला साइन यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये t1 कैंसिल हो जाएगा। दिस विल बिकम माइनस ऑफ 30, दिस विल बिकम माइनस ऑफ 5a, तो माइनस एंड माइनस गोज, a विल बिकम इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए सर, अगर आप लोगों को समझ आया हो तो वंस यू नो द वैल्यू ऑफ a, आप बाकी सबकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, t1 भी कैलकुलेट कर सकते हैं और t भी कैलकुलेट कर सकते हैं। Yes, sir. I'll do. नोट कर लें भाई बच्चों। Sir, done. चलो सबने नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। एक मिनट सर। Yes. तो सर जी, सर 2 kg पे mg नहीं लग रहा होगा? mg नहीं लगाया मैंने। नहीं सर, तभी सर मेरा क्योंकि गलत आ रहा था। अरे रे 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 शिट, इट्स अ ब्लंडर। ऑब्वियसली 2 kg पे भी mg लग रहा होगा, सॉरी माय मिस्टेक, सॉरी बच्चों, सॉरी। यहाँ पर t प्लस 20 होगा, दिस विल बी t प्लस 20। mg will of course be there. Thank you ऋषिक for rectifying this. भाई बच्चों आप लोगों का काटना पड़ेगा अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है तो, बिकॉज आई जस्ट फॉरगेट mg ऑन 2 किलोग्राम, आई जस्ट फॉरगेट mg ऑन 2 किलोग्राम। ठीक है, तो फिर से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सर मैं डायरेक्ट अभी आंसर बता दूं? हाँ आंसर बता दो क्या आया आपका। मेरा 50/7 आया एक्सेलरेशन। अच्छा, यस सर। और सर मेरा जो लंबी वाली रोप, जो मेन रोप है, उसका टेंशन वो आया 3900/7। और जो बिटवीन 2 and 4 है उसका चलो बाकी बच्चे इसको सॉल्व करके देख लेना। यू कैन सॉल्व इट स्टिल बाय द सेम मेथड, जिस मेथड से अभी हमने करा था, अभी भी वैसे ही कर सकते हो। या फिर आप ये कर सकते हो कि t1 की 1 से वैल्यू उठा के वहां रखो और जो भी कर लो, तो कर लोगे ये सॉल्व, Yes, sir. या मैं कर दूं? भाई सब बोले हैं कर लोगे या मैं कर दूं सॉल्व? नहीं बोल रहे हैं यार, अजीब बच्चे हैं Yes, sir. एकदम।
40 माइनस ऑफ टी इज इक्वल टू 4a, और इस वाले को ऐड कर लो। या तो आप ये कर लो कि भाई फोर्थ वाली इक्वेशन से t1 निकाल लो, पुट t1 फ्रॉम 3 इन 2, ऐसा कर लो चाहे। तो यहां से t1 क्या होगा, t1 विल बी इक्वल टू 10 माइनस ऑफ a हो जाएगा। इसको हम 2 में पुट कर दें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पुटिंग इन 2 में अगर हम पुट कर दें तो इस फर्दर इसको हम लिख सकते हैं t प्लस ऑफ 20, t1 की जगह आप लिख दीजिए माइनस ऑफ 10 माइनस ऑफ a इज इक्वल टू 2a। तो ये वाली इक्वेशन हो जाएगी t, और ये 20 माइनस ऑफ 10 विल बिकम 10, माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस, ठीक है, प्लस a इज इक्वल टू 2a। तो ये हो जाएगा सर t प्लस ऑफ 10 इज इक्वल टू a को उधर ले जाओगे तो दिस विल बिकम a। ये एक इक्वेशन बन जाएगी। अब ये भी t के टर्म्स में है, ये भी t के टर्म्स में है। तो अब किसके साथ ऐड कर लो, ऐड विथ 1। तो 1 के साथ ऐड करोगे तो 1 है 40 माइनस ऑफ t इज इक्वल टू 4a। तो यहां से t से t कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम इक्वल टू 50, और ये हो जाएगा 5a। तो a की वैल्यू 10 आ रही है शायद ऋषिक। सर मैं चेक कर लेता हूँ, मेरी कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी। भाई जल्दी करें भाई, बाकी बच्चे जल्दी करें, और भी पढ़ना है हमें। हो गया? Yes, sir. ठीक है, चलो अब सुनो। एक और क्वेश्चन सुनिए। अब ये मैं थोड़ा सा एक एडिशनल लेवल पे एक क्वेश्चन बता देता हूँ, एक दो ऐसे कर लो, ठीक है, वैसे तो बहुत सारे बन सकते हैं। अब ऋषिक सुनो, कैलकुलेशन बाद में कर लेना, अभी ध्यान दो। यस सर अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन लिए सर, उसमें हमने वी हैड ओनली वन पुली, करेक्ट है ऋषिक? वी हैड ओनली वन पुली, बट ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में सिर्फ एक ही पुली हो, बहुत पुली भी हो सकती है। 11th के क्वेश्चन में एक पुली से ज्यादा तो नहीं होगा, बट अगर मैं एंट्रेंस लेवल में बात करूं तो वी कैन हैव मोर देन वन पुली। बस उसका मैं एक दो सिखा देता हूं इस वक्त, बाकी मैं ना बाद में कराऊंगा, क्योंकि पहले आपके एग्जाम के लिए मुझे सिलेबस पूरा करना है, उसके बाद फिर बाकी एडवांस जेई मेंस और एडवांस लेवल की बातें उसके बाद मैं करूंगा, वंस योर सिलेबस टिल योर एग्जाम इज ओवर, तो उसके बाद। बट अभी फिलहाल बीच में मैं एक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ कि अगर मान लो मैं ही सॉल्व करूंगा, मैं ही समझाऊंगा, आप लोगों को समझना है सारी बातें इससे रिलेटेड, कि अगर मान लो कि इस तरह का अरेंजमेंट हो, कि आपका इस तरह का अरेंजमेंट हो कि यू आर हैविंग दिस स्ट्रिंग कनेक्टेड टू दिस पुली, ये इस तरह से ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पर ये एक ब्लॉक है ऐसे, यहाँ पर एक ब्लॉक ऐसे कनेक्टेड है, और यहाँ पर एक ब्लॉक ऐसे कनेक्टेड है, ये ब्लॉक। वी आर हैविंग 2 ब्लॉक्स, मान लीजिए ये आपका 6 kg का ब्लॉक है, एंड वी आर हैविंग 2 kg ब्लॉक। अब मुझे बताओ यहाँ पर डू वी हैव ओनली वन पुली और वी आर हैविंग 2 पुलीज? ऑफ कोर्स वी हैव 2 पुली। यस सर। एम आई करेक्ट? यहाँ पर कितने पुली हैं सर? 2 पुली हैं। अब यहां पर इस क्वेश्चन में क्या होगा, क्या यहां पर भी दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा? पहले इस बात को हमें समझना है, बस इसी बात को हमें समझना है, ठीक है। और ये अलग स्ट्रिंग है, देखो ये मैंने थोड़ा मोटा करके बनाया, पतला ही कर देता हूँ। ये रेड कलर की जो स्ट्रिंग है दिस इज डिफरेंट स्ट्रिंग, और जो ब्लैक वाली स्ट्रिंग है वो पूरी एक स्ट्रिंग है, पूरी एक स्ट्रिंग है ये ब्लैक, और रेड वाली दूसरी स्ट्रिंग है। सुन पा रहे हो सब? यस सर। अब देखिए मैं एक बात समझाऊं आपको, अगर इस स्ट्रिंग में टेंशन आप टी मानेंगे, ध्यान से सुनिएगा, इस स्ट्रिंग में टेंशन टी मानेंगे, इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना मानेंगे? टी। इस स्ट्रिंग में टेंशन अगर आप टी मानेंगे, कितना मानेंगे बोलिए? इस स्ट्रिंग में टेंशन अगर आप मानेंगे टी, तो देखिए पुली पे, देखिए पुली को ध्यान से देखिए, ब्लैक वाली 2 एंड पे कनेक्टेड है या नहीं? देखो भाई सब बच्चे ध्यान दे लो, तुम्हारे थोड़ा सा आगे की बात कर रहा हूं, नहीं समझ में आएगा तो फिर दिक्कत होगी, और नहीं समझ में आए तो प्लीज पूछिए। ब्लैक वाले ये स्ट्रिंग के कितने पॉइंट के साथ ये आपका पुली कनेक्टेड है? देखिए तो तो 2।
भाई नहीं बोल रहे हैं यार, फिर से सुनिए। अगर मैं आपसे कहूं कि ये पुली लटकी हुई है, ये पुली दिख रहा है आपको, ये पुली यहाँ पर और यहाँ पर दोनों पॉइंट पे इस स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है या नहीं है? यस सर। और इस स्ट्रिंग में जो टेंशन हमने माना है वो टी है, तो पुली पे टेंशन किधर लगेगा? ऊपर, क्योंकि पुली स्ट्रिंग को खींचना चाहेगी नीचे, तो पुली पे टेंशन किधर लगेगा? ऊपर। और रेड वाली अगर स्ट्रिंग आप देखो, रेड वाली स्ट्रिंग तो वो नीचे खींचना चाहेगी। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक अगर नीचे जाएगा तो ये स्ट्रिंग को भी नीचे खींचेगा, तो स्ट्रिंग इस पुली को भी किधर खींचेगी? नीचे। देखो पहले हजम हुआ हो तो बताओ। Yes, sir. सर हमने ये पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है। जी, सिर्फ पुली का, क्योंकि इसमें पुली की अभी मुझे रिक्वायरमेंट है इस बात को शो करने के लिए कि दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा या अलग होगा। लास्ट के सारे क्वेश्चंस में एक्सेलरेशन सेम था, यहाँ पर सेम नहीं होगा। पहले वो उस बात को हमें समझना, उसके लिए मैं पहले कुछ बातें कर रहा हूँ। फिर से पुली का बॉडी फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, पहले पुली का फ्री बॉडी डायग्राम समझिए। पुली का क्या ये सबको क्लियर है? ये डायग्राम ऊपर इस पे कितने टेंशन है? 2, और नीचे कितना टेंशन है? 1। तो ऊपर लगा 2t और नीचे क्या लगेगा? t डैश। नहीं मान रहे हो भाई? ज्यादा कठिन हो रहा है तो छोड़ देते हैं। नहीं सर। पुली पे नेट फोर्स बैलेंस्ड होता है या नहीं होता है? पुली पे फोर्सेस बैलेंस्ड होते हैं या नहीं? होते हैं सर। इसका मतलब टी डैश की वैल्यू 2t होनी चाहिए या नहीं? सोच के देखो। यस सर। यस सर। समझ गए? तो ये टी, तो इस वाली स्ट्रिंग में हम टेंशन कितना मान सकते हैं? 2t। हजम हुआ? पहले हाँ ना बोलो। यस सर। Yes, sir. ये तो एक चीज आई। अब इसमें मैं दूसरी चीज बता रहा हूं कि दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या होगा। इस ब्लॉक को देखो, इस ब्लॉक को, इस ब्लॉक का मास 2 किलोग्राम है, इस पे लग रहा है टी। इस ब्लॉक, सिर्फ एक्सेलरेशन का रिलेशन सिखा रहा हूं अभी। इस ब्लॉक पे लग रहा है 2t, ठीक है? समझ रहे हो? यस सर। Yes, sir. मान लो ये ब्लॉक जाता है नीचे x1, तो ये ब्लॉक आगे बढ़ेगा x2। मान Yes. लो भाई ये ब्लॉक 6 किलो वाला नीचे जाएगा ना, मान लो, तो हाँ सर। 2 किलो वाला आगे जाएगा, मानते हो? 2 किलो को आगे जाना पड़ेगा। मान लिया कि ये जो 6 किलोग्राम वाला ब्लॉक है, ये x1 डिस्टेंस नीचे गया, और ये 2 किलोग्राम वाला ब्लॉक कितना डिस्टेंस आगे गया? x2। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं जिससे बहुत आसानी से आप ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन का रिलेशन निकाल सकते, वही चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है? थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स करोगे तो मजा आएगा सिखाने में, नहीं करोगे तो स्किप कर जाऊंगा मैं, सीधी बात है। फिर से सुनो, 6 किलोग्राम वाले को कितना नीचे चलाया बताओ? x1। और यस सर। 2 किलोग्राम वाले को कितना चलाया? x2। आप लोगों ने कभी जीवन में पढ़ा है कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। जीवन में कभी? अच्छा, इस 6 किलोग्राम वाले पे फोर्स देखो, सिर्फ टेंशन को देखना है बस, mg को नहीं, सिर्फ टेंशन। टेंशन किधर लग रहा है? ऊपर। यस सर। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? नीचे। तो वर्क डन पॉजिटिव होगा या निगेटिव? नेगेटिव। निगेटिव। अगर 9th वाइंड में पढ़ा हो तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट होते हैं तो वर्क निगेटिव आता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क पॉजिटिव आता है। तो देखो इस पे वर्क लिखो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इस पे देखो टेंशन जिधर है उधर ही डिस्प्लेसमेंट है, तो टी x2। बस कुछ नहीं करना, इज इक्वल टू 0 कर देना। क्या कर देना? वर्क डन बाई टेंशन इज इक्वल टू 0 कर देना। सारे ब्लॉक पे जो टेंशन का वर्क है उसको 0 कर देना। यह भी आपको नहीं समझ में आएगा क्यों 0 करते हैं, इसको वर्चुअल वर्क मेथड कहते हैं। खैर उसको जाने दो, तुम्हें तो बस रिजल्ट से मतलब। तो यहां से मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस ऑफ 2tx1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ tx2। ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ x1 इज इक्वल टू x2 लिख सकता हूं या नहीं? पहले ये बताओ। यस सर। मतलब x2 कितना चलेगा? x2 जो होगा वो x1 का हमेशा डबल होगा। x2 x1 का क्या होएगा भाई? डबल। तो एक्सेलरेशन भी जो होगा इसका वो दूसरे वाले का डबल होगा। मतलब ट्वाइस ऑफ a1 विल बी इक्वल टू a2। अब इसका मतलब मैं समझा रहा हूं। अगर ये वाला ब्लॉक चलेगा एक्सेलरेशन a से, तो ये वाला ब्लॉक चलेगा एक्सेलरेशन
2a से, a से नहीं 2a से। पता नहीं क्या क्या करा गया है। यस सर। पहले जो ये अभी करा है वो उस बात को अच्छे से समझो, अगर ये समझ में आ गई तो मेहनत मेरी सफल है, वरना फिर तो बेकार था मेहनत करना। पहले जो ये भी करा, अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, मैंने सिर्फ रिलेशन बताया है। और इतनी भी बात समझ ना आए तो एक छोटी सी बात याद रखो, टेंशन डबल होगा तो एक्सेलरेशन हाफ कर दो, जिस पे टेंशन डबल उसका एक्सेलरेशन हाफ। टेंशन ट्रिपल तो एक्सेलरेशन 1/3। टेंशन 4 टाइम्स हो गया तो एक्सेलरेशन 1/4। पहले इतना नोट करिए। अब इस एक्सेलरेशन और टेंशन की हम वैल्यू निकालेंगे, बट ये जो चीजें मैंने करी हैं पहले वो नोट करिए। इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने से पहले जो ये काम किया मैंने वो करिए पहले, सर नोट करिए। मतलब जो 6 kg वाला है वो ज्यादा तेजी से जाएगा कंपैरेटिवली टू 2 नहीं kg? नहीं, कहाँ ज्यादा गया? अगर 6 kg वाला चल रहा है ए से तो 2 kg वाला चल रहा है 2a से। सर उल्टा नहीं होगा? नहीं, सर x1 हम उस पे मान रहे हैं ना? इस पे मान रहे हैं सर उस पे 6 kg पे। तो x2 इज ट्वाइस ऑफ x1 आ रहा है ना बेटा। x1 हमने माना है 6 किलोग्राम वाले का डिस्प्लेसमेंट। x1 हमने किसका डिस्प्लेसमेंट माना है? सर 6 kg वाले का। तो 6 kg वाले का डिस्प्लेसमेंट देखो x1 है और 2 kg वाले का x2 है, तो x2 x1 का डबल आ रहा है ना। अच्छा हाँ ठीक है सर। ये पहले नोट करें भाई सब। सर ये कोई भी सिस्टम में ट्रू का मतलब हम कोई भी रोप ले लें या कोई भी मास, क्योंकि मास इंडिपेंडेंट आ रहा है। फिर से बोल लो। सर मैं कह रहा हूँ ये कोई भी सिचुएशन में ट्रू होगा क्योंकि ये तो मास में डिपेंडेंट ही नहीं है, नाइट टेंशन पे है। मतलब ब्लॉक के मासेस कुछ भी हो, रिलेशन हमेशा ये ट्रू रहेगा। देखो ये जो रिलेशन है ना एक्सेलरेशन का, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी। अच्छा सर जो नीचे जा रहा है 6 kg वाला ब्लॉक, वो पुली को लेके जा रहा है? हाँ बिल्कुल, ये स्ट्रिंग पे पुली रखी हुई है और पुली के साथ नीचे वाला ब्लॉक बंधा हुआ है। अरे भाई क्या हुआ, नोट कर लिया नहीं करा भैया, क्या हो गया? बस ये आखिरी ऐसा सवाल करा रहा हूँ, आगे आगे बात करेंगे। Yes, sir. Sir. हो गया। डन सर। जब एकदम सन्नाटे में चले जाते हो, बिल्कुल पता नहीं क्या करा दिया इसने। यहाँ सुनिए, अगर ये पूरी बात आपको नहीं समझ में आई हो ना, तो बस पुली पे पहले तो टेंशन समझ लीजिए, इतना कर लीजिए। जिस पे जितना टेंशन होगा, अब देखिए इस ब्लॉक पे टेंशन डबल है और इस ब्लॉक पे टेंशन हाफ है, तो डबल अगर होगा, जिस पे डबल होगा उसका एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगा। क्या मतलब कि जिस पे टेंशन डबल उसका एक्सेलरेशन दूसरे वाले ब्लॉक के कंपैरिजन में हाफ। मतलब टेंशन बढ़ रहा है तो उतना ही टाइम एक्सेलरेशन कम हो रहा है, टेंशन बढ़ रहा है तो उतना ही टाइम्स एक्सेलरेशन कम हो रहा है। ठीक है, अब देखो, अब मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको फ्री बॉडी डायग्राम बना के। ये 2 किलोग्राम वाला ब्लॉक है और ये वाला आपका 6 किलोग्राम वाला ब्लॉक है। ध्यान से देखिए, अब कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सिंपली समझिए कि भाई ये 6 किलोग्राम वाला ब्लॉक ऐसे है, तो इस पे नीचे फोर्स कितना 60 m/g। m/g की वैल्यू 60 मानते हो? ऊपर कितना 2t? Yes, अरे sir. हाँ ना बोलो। और ये वाला ब्लॉक जा रहा है एक्सेलरेशन a से नीचे। इस वाले ब्लॉक को देखो 2 किलोग्राम वाले को, इसको आपने क्या बोला 2a से आगे जाएगा, और इस पे सिर्फ और सिर्फ फोर्स क्या है t। इस पे टेंशन क्या लग रहा है t, 2t नहीं t। 2t किस पे लग रहा है? इस वाले ब्लॉक पे। कैन यू सी दिस? प्लीज रिस्पॉन्ड। Yes, sir. यस सर। तो आप क्वेश्चन में क्या बचा, इस वाले ब्लॉक पे देखो 60 माइनस ऑफ 2t इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई a लिख दीजिए। इसको चाहिए तो थोड़ा छोटा करके भी लिख सकते हैं, 30 माइनस ऑफ t इज इक्वल टू 3a इज माय फर्स्ट इक्वेशन।
इस वाले ब्लॉक पे क्या लिखेंगे आप, T इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, हमने कहा है 2a, तो T is equal to 4a. You have got the two equation. You can add the two equation to get the final answer. Add करोगे तो 30 minus of T is equal to 3a और T is equal to कितना आ जाएगा 4a. तो T से T खत्म हो जाएगा, तो this will become equal to 30 is equal to 7a. तो यहाँ से a की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, 30/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Once you have got the value of a, finding the value of T is not a big deal. यस सर. सर जी सर अगर हम इस सिचुएशन को इमेजिन करें तो ये मतलब जाएगा कैसे, मतलब मोशन कैसा होगा इसका, तो क्योंकि इमेजिन नहीं हो पा रहा मतलब सिचुएशन. अच्छा भाई, नहीं हो पा रहा. ये देख, ये मेरे पास कुछ हो तभी तो दिखाऊं. ये मान लो ये पुली इस पे ऐसे रखी हुई है, अरे ये दो स्ट्रिंग, ये पुली ऐसे रखी हुई है, ये पुली ऐसे जा रही है, ऐसे रखी हुई है, ये जा रही है नीचे, दिख रहा है? यस सर. सर वो बट फिक्स्ड है ना एक पॉइंट पे भाई ये तो दिख रहा है ना, ये कहीं घूम रही है, ये ऐसे ही है. और इसके सेंटर से एक ब्लॉक जो बंधा हुआ वो इससे नीचे लटका हुआ, वो नीचे जा रहा होगा. ये ऐसे जा रही है, ये पुली ऐसे जा रही है, ऐसे दिखा? हाँ सर, लेकिन वो सर वॉल पे भी टंगी हुई है ना वो, तो वॉल तो नीचे नहीं आएगी. वॉल पे कौन, तो वो पुली तो फिक्स्ड है ना मेरे भाई. ओहो हो, वो पुली क्यों नीचे आएगी? वो पुली, ये वाली जो पुली है दिस इज फिक्स्ड. ये पुली जो है ना यहाँ पर, ये फिक्स्ड है. अभी भी तो, इससे पहले भी तो ये ऐसा क्वेश्चन किया था, ये पुली नहीं फिक्स है. सर, वो नहीं, जो सर नीचे जा रही है पुली. तो ये पुली नीचे क्यों नहीं जा सकती? ये इस देखो, ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो ये ब्लॉक आगे बढ़ेगा, तो यहाँ से स्ट्रिंग ढीला होगा या नहीं होगा? तो हाँ एक सर. एंड से स्ट्रिंग ढीला होगा तो ये पुली नीचे जा सकती है ना, क्योंकि यहाँ से लूज हो रहा है ना स्ट्रिंग. ये वाला स्ट्रिंग तो यहाँ पर टाइट है, ये बंधा हुआ है, ठीक है. बट ये वाला जो पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग है वो लूज होगा या नहीं होगा, सोचो. हाँ सर. तो ये जब लूज होगा तो वो लूज पार्ट कहाँ जाएगा? वो स्ट्रिंग को नीचे जाने देगा या नहीं? मतलब इस पुली को नीचे जाने देगा या नहीं, सोचो. सर मेरे हिसाब से तो सर राइट में जाएगी वो, मतलब रोटेट हो जाएगी. राइट में नहीं, रोटेट नहीं होना है ना ऋषिक, पहले ही लिखवाया, देयर विल बी नो रोटेशनल इफेक्ट. नहीं सर, मतलब राइट की तरफ स्वे नहीं हो जाएगी वो? नहीं होगी, क्योंकि जितना स्ट्रिंग ढीला होगा, ये ब्लॉक इससे बंधा हुआ है, अगर ये ब्लॉक नहीं होता तो स्लिप होकर रोटेट हो जाती, ठीक है. बट मैंने आपसे क्या बोला है कि यहाँ पर रोटेशन इफेक्ट नहीं होगा. तो जितना स्ट्रिंग लूज हुआ उतना ये इसको ब्लॉक जो है वो नीचे इसको खींच देगा ना. यस सर, समझ गया. नहीं समझ रहे हो? रोटेशनल इफेक्ट पहली बात तो यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि मासलेस पुली है. अगर पुली में मास होता तो उसका रोटेशनल इफेक्ट माना जाता, बट ये पुली में मास ही नहीं है तो इसका कोई रोटेशनल इफेक्ट नहीं होगा. तो जितनी स्ट्रिंग लूज होगी वो नीचे ही इसको जाने देगी, वो रोटेट नहीं कराएंगी. रोटेशन में और भी कई सारी चीजें होती हैं, फ्रिक्शन बीच में आता है स्ट्रिंग और पुली के बीच में, जो यहाँ पर नहीं है, ठीक है. यस सर. एक और ऐसा ही क्वेश्चन देख लो जल्दी से, फिर उसके बाद हम मोमेंटम वगैरह पे चर्चा शुरू करते हैं. इसको फिर से मैं रेड बना देता हूँ. मतलब ये दूसरी स्ट्रिंग है, ब्लैक वाली एक स्ट्रिंग है. ये मान लो 6 किलोग्राम है, ये 2 किलोग्राम है, मान लेते हैं, ठीक है. आपको फिर से बताना है एक्सेलरेशन और फिर से बताना है टेंशन, ठीक है. अब मैं फिर से सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना. मैं खुद ही सॉल्व कर रहा हूँ. क्वेश्चन का सिचुएशन दिख रहा है आप लोगों को? यस सर. मैं खुद ही सॉल्व करूंगा, आप लोगों को सिर्फ समझना है, और उसके बाद क्लास के बाद फिर उसको रिवाइज करना ठीक से. इस स्ट्रिंग में अगर मैं टेंशन टी मानूं तो यहाँ पर भी टेंशन टी मानूंगा, यहाँ पर भी टेंशन टी मानूंगा. मानते हो? Yes. As long as you are having the same string, the tension will be same. और ब्लैक वाली पूरी की पूरी स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम होगा. ऋषिक, रेड वाली स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा? 2T. 2T. और वैसी बात है, क्योंकि देखो इस पुली के ऊपर अगर आप देखो तो इस पुली पे ऊपर की तरफ लग रहा है 2T,
ठीक है, एक टी राइट में, एक टी लेफ्ट में, राइट लेफ्ट में एक एक टी। तो इस पुली पे इधर कितना लगेगा 2t, तो ब्लॉक पे भी कितना लगेगा 2t। अच्छा तो एक बात बताओ, अगर ये ब्लॉक एक्सेलरेशन ए से, अच्छा ये ब्लॉक अगर एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है, ए से, तो ये वाला ब्लॉक 6 किलो वाला कितने एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, ए से या कितने से? अगर 2 kg वाला ऊपर जा रहा है विथ एन और 2a एक्सेलरेशन से ए, जाएगा, 2a से जाएगा। भाई सबको समझ में आया या नहीं आया? टेंशन हाँ सर, डबल तो एक्सेलरेशन हाफ लो, टेंशन डबल तो एक्सेलरेशन क्या कर लो, हाफ कर लो, टेंशन डबल तो एक्सेलरेशन क्या करो, हाफ करो। तो ये जाएगा 2a से। भाई सबको क्लियर है? अब क्या इक्वेशन बना के सॉल्व करके मुझे आंसर बता सकते हैं आप लोग? यस सर, एक मिनट। करिए। अच्छा सर, जी सर। सर इसमें हम उस वाली स्ट्रिंग में टेंशन नहीं मानेंगे जिससे पुली लटका है वॉल और सीलिंग से? सीलिंग वाली में मान के फायदा भी नहीं है, क्योंकि उसके टेंशन को हमें नहीं निकालना। अच्छा, ओके। वैसे भी वो अगर मानेंगे तो वो पुली पे होगा, इट वुड नॉट बी ऑन द ब्लॉक। हाँ यस सर। चलिए सर, देखिए यहाँ पर दो ब्लॉक्स हैं, ये तो पूरा ही तो मैंने सॉल्व कर ही दिया था। यू जस्ट हैव टू फॉर्म द इक्वेशंस। देखो 2 किलोग्राम एंड दिस ब्लॉक is experiencing a force of 2t in the upward direction and 20 in the downward direction. ठीक है, and this block is going up with an acceleration of a. इस वाले केस में अगर हम इस ब्लॉक की बात करें तो t, इस पे जो नीचे फोर्स लग रहा है दैट इज 60, और इस पे जो नीचे एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू 2a। अब कुछ नहीं करना है सर, ऊपर नीचे जो जा रहा है उसके पे नीचे वाला फोर्स ज्यादा होगा, तो 60 माइनस ऑफ t, और दिस ब्लॉक इज ऑफ मास 6 किलोग्राम। तो इसका आप क्या लिखेंगे, 6 multiplied by the acceleration is 2a. So 60 minus of t is equal to 12a. This is my one of the equation. इस वाले ब्लॉक पे आप लिखेंगे तो this is going upwards to 2t minus of 20 is equal to 2a. This is my second equation. अब करना क्या है, पहली वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो एंड देन ऐड 1 and 2.
मल्टीप्लाई, या फिर उसको डिवाइड कर सकते हैं सेकंड वाली को 2 से पूरा डिवाइड करो जैसे जो मन करे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 and then add with equation 2। भाई पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 120 माइनस ऑफ 2t इज इक्वल टू 24a, और दूसरी वाली इक्वेशन है आपकी 2t माइनस ऑफ 20 इज इक्वल टू 2a। तो 2t एंड 2t कैंसल्स आउट। यहाँ से आप रिजल्ट को क्या लिखेंगे, तो यहाँ से आप लिखेंगे 120 में से 20 गया 100 और ये हो जाएगा 26a। तो a की वैल्यू विल बी इक्वल टू 100/26, इसका मतलब है 50/13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों हजम हुआ ये? yes, Yes. ठीक है, तो इतना ही रहने दीजिए। अब इसमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम बच गया, वो उस पर डिस्कशन करेंगे एंड देन विल डिस्कस फ्रिक्शन। ठीक है, तो इस हफ्ते भी किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास हो सकती है, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू ऑल आर प्रेजेंट ऑन दैट एक्स्ट्रा क्लास। Okay, sir.